हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने काली मृदा के बारे में डिटेल समझा हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं जलोढ़ मृदा के बारे में और देखते हैं इस क्लास में हम लोग और कितनी मृदाओं को डिस्कस कर सकते हैं। तो उस मृदा को ज़रूर आप ध्यान से पढ़िएगा और इस मृदा से भी प्रश्न एक बार पूछा गया है, तो इसलिए हमने पहले भी बताया था कि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस क्लास को मिस ना करें। तो चलिए हम लोग बात करते हैं जलोढ़ मृदा के विषय में। जलोढ़ मृदा, ठीक, इसे बोलते हैं एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल, ओके। जलोढ़ मृदा से सामान्यतः आप समझ ही चुके होंगे कि ऐसी मृदा जो जल को ओढ़े हुए होती है जलोढ़ मृदा होती है ना। मतलब यह मृदा परिवहित मृदा है। कैसी है? परिवहित मृदा है। परिवहित मृदा है मतलब आप ये समझें कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, एक जगह से दूसरे जगह ये शिफ्ट होती रहती है। मानो कि ये रिवर है, जैसा कि हम बनाते हैं चंबल रिवर को, ठीक। अब ये मानो कि ये मध्य प्रदेश का ये ऊपरी छोर है, ठीक। और यहां से चंबल रिवर शिफ्ट हो रही है। ये चंबल रिवर ऐसे आ रही है, ठीक। तो इस क्षेत्र में जो मृदा अभी यहाँ होगी वह अगले साल शिफ्ट होके यहाँ मृदा आ जाएगी। वह मृदा अगले साल शिफ्ट होके यहाँ आएगी, अगले साल शिफ्ट होके यहाँ आएगी। मतलब एक जगह मृदा रहती ही नहीं है, शिफ्ट होती रहती है। जो मृदा यहाँ है वो अगली बार यहाँ आ जाएगी या कि इधर आ जाएगी। तो मृदा ये क्या हो रही, शिफ्ट हो रही है, जल के आधार पर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, इसलिए हमने इसे कहा परिवहित मृदा है, जल के साथ बहती हुई। तो इसका एक और संबंध, इस मृदा का संबंध कहाँ से है? नदी घाटियों से। नदी घाटियों से संबंधित मृदा। तो अब याद रखें कि पिछली क्लास में हम लोगों ने जो बात की तो वो मृदा किससे है? रॉक से संबंधित है, जहां ज्वालामुखी चट्टानें हैं, यानी कि बेसाल्ट रॉक जहां है उससे संबंधित मृदा है ब्लैक सॉइल। जल से संबंधित, नदी घाटियों से संबंधित कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा है। अब उसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा बढ़ी थी, इसलिए वहाँ मृदाओं के अलग अलग रूप हो चुके थे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। बकाया ये किससे हैं? जल से संबंधित। अब कैसे कि एक जगह से दूसरे जगह ये मृदा शिफ्ट होती रहती है, इस बात को आपको समझ के चलना है। अब यह मृदा ज़्यादा मध्य प्रदेश में नहीं है। इसका परसेंटेज की बात अगर हम करें तो यह लगभग 3% क्षेत्र पर मध्य प्रदेश को कवर्ड करती है। अब ये ऊपर के क्षेत्र जो है, जैसा कि हमने पिछली बार भी बनाया था, इस पूरे क्षेत्र में यह मृदा आपको मिलेगी। यहाँ इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र में आपको ये मृदा मिलेगी। अब यहाँ के जिले आपको पता ही हैं कि कौन कौन से जिलों में ये मृदा आएगी। दूसरा, इस मृदा को एक अन्य नाम दिया जाता है, काप मृदा भी कहते हैं। तो काप मृदा के नाम से भी जानी जाती है, जो एक बात। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस मृदा को दो टाइप में विभाजित किया जाता है, इसके दो प्रकार में विभाजन किया जाता है और ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक का नाम है खादर और एक का नाम है बांगर। ये दो चीजें पूछी जाती हैं। तो खादर कुछ और नहीं, यह नवीन जलोढ़ है, नवीन जलोढ़। और बांगर क्या है? पुरानी जलोढ़ है, पुरानी जलोढ़ मृदा है। इस चीज को आपको याद रखना है सामान्य तौर पर, ठीक। दूसरी बात, इस मृदा में किन किन तत्वों की प्रधानता होती है, कौन कौन से तत्व नहीं होते, इसके बारे में अगर हम बात करें तो तत्व लिखें आप, तत्वों, तत्व। तो अब इस तत्व की अधिकता और कमी, तो इनकी प्रधानता और इनकी कमी, कौन कौन से तत्व हैं जो अधिक हैं, कौन कौन से तत्व हैं जिनकी मात्रा कम है ना। तो जैसे कि चूना,
चूना, पोटास, ये जो तत्व हैं इसमें भारी मात्रा में पाए जाते हैं, इनकी प्रधानता है। जबकि अगर हम कहें कि कमी किसकी है फिर, तो इसमें है हुमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऐसे ये तत्व हैं जिनकी आपको इसमें कमी मिलेगी। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है कि ऐसे तत्व हैं जिनकी इसमें कमी है, जिनकी इनकी प्रधानता है। प्रश्न आपसे यहीं से पूछ लिया जाएगा कि कौन से तत्वों की प्रधानता है, किस तत्वों की कमी है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। अब अगर हम इसको ज़्यादा डिटेल्ड करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक चीज़ आप ज़रूर लिख लें कि इस मृदा में जो ये कमी है, इन कमियों को दूर करने के लिए एक जो उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, उस उर्वरक को, इसमें जो फर्टिलाइज़र का उपयोग होता है वह फर्टिलाइज़र है एनपीके। क्या है? एनपीके। इस चीज़ को ज़रूर आप याद रखेंगे। क्या है? एनपीके। एनपीके। ठीक। अब इसका अनुपात कितना है एनपीके का? 4:1। ये ज़रूर याद रखना आप, क्योंकि ये हो सकता है कि इस फॉर्मूले को ये पूछ ले। और एक चीज़ और आपको बताना है कि नाइट्रोजन जो है यूरिया, तो यूरिया में कितने % नाइट्रोजन होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इस चीज़ को आपने समझा कि किन किन क्षेत्रों में और कहाँ कहाँ ये मृदा आपकी पाई जाएगी, ये पूरा हमने बना दिया है। इसे आप जो है तो ये इन क्षेत्रों को याद रख लेंगे। अब ये नहीं कि अब हम आपको एक एक जो है तो लिखाएं कि ग्वालियर, भिंड, श्योपुर, मुरैना, इस तरह करके। तो ये क्षेत्रों को आपको ये ज़िले याद कर लेने हैं, आपको पता चल जाएगा कि इन क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट मृदा की तरफ हम लोग शिफ्ट करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट मृदा। तो नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं लाल और पीली मृदा का। किसकी? लाल पीली मृदा। ठीक, लाल पीली मृदा का। अब ये जो लाल पीली मृदा है, अच्छा यहाँ आप इसमें ये ज़रूर लिख लेंगे कि ये उपजाऊ मृदा है। ऐसा नहीं, क्योंकि हर साल इसमें नए उर्वरक आते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा उर्वरक जो मृदा है तो ये होती है। ठीक, क्या है? सबसे अधिक उर्वरक मृदा है। ठीक, और इसमें काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, जैसे इस समय आप लोग सुन रहे होंगे राढ़ है मृदाओं में। अब जो नमी की तत्वों की कमी हो रही है, कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं, कैसी मृदाएं क्षारीय हो रही हैं, ये सारी चीज़ें इस मृदा के अंतर्गत आपको देखने को मिलती है। तो इतनी बस बताना था आपको कि ये चीज़ें आप याद रखेंगे। और कृषि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है जलोढ़ मृदा। ठीक, पूरा उत्तर भारत आपका इसी मृदा से ढका हुआ है। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं लाल पीली मृदा का। यह लाल पीली मृदा मध्य प्रदेश में लगभग 37% क्षेत्र को कवर करती है। यह मृदा बघेलखंड, बुंदेलखंड और सतपुड़ा वाले क्षेत्र में भी इसका विस्तार आपको मिलता है। तो इसका क्षेत्र जो है, इसका क्षेत्र जरूर लिख लें, क्योंकि यहाँ से पूछा गया था। बघेलखंड, बुंदेलखंड और कुछ सतपुड़ा का क्षेत्र। ठीक, कुछ जो क्षेत्र है वो सतपुड़ा के क्षेत्र को भी कवर करती है। ठीक, तो इस तरह करके इस चीज़ को आप जरूर याद रखेंगे, प्रश्न ही पूछा गया था। अब इतनी बातें तो आपको आखिर चलो कि पता चले कि ये मृदा इन क्षेत्रों में ऐसी चीज़ों में यहाँ पाई जाती है। और लाल और पीली मृदा जो है तो मध्य प्रदेश में इतने क्षेत्र को कवर करती है, ये बातें आपको पता चली। अब यह इस मृदा में जो लाल है और पीली है, इसके कारण क्या है? दो प्रकार की मृदा है, तो लिखे लाल और पीली का कारण। इनका कारण हम समझें कि क्या है इनमें।
ठीक, तो लाल मृदा जो है, तो इस मृदा में आयरन ऑक्साइड ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जो आयरन के ऑक्साइड हैं उन्हें हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। तो आयरन की मात्रा दोनों में है, तो इनमें पहले याद रखें कि आयरन की प्रधानता इनमें भी है, आयरन है, आयरन है, आयरन की प्रधानता। ठीक, लेकिन कौन कौन से इनमें इस आयरन में प्रधानता जो है तो वो है, तो एक को हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड मतलब कि ये वो मृदा है जो कि शुष्क क्षेत्रों में है, लेकिन इस क्षेत्र में ये मृदा से पानी से वो चीज़ें हट गई और ये मृदा दिखने लगी, तो यहाँ आयरन की प्रधानता है, तो फेरिक ऑक्साइड। लेकिन जिस मृदा में पानी हो और पानी से वह मृदा ढकी हुई हो, तो उसे बोलते हैं जल के अपघटन से। तो जल के अपघटन के कारण जब वह मृदा परिवर्तित होगी तो उसे पीली मृदा में परिवर्तित हो जाती है, मतलब कि फेरिक ऑक्साइड यहाँ भी है। ठीक, तो इस फेरिक ऑक्साइड के कारण ये मृदा जल में होती है, जल इसमें नमी बनी रहती है, तो जल के अपघटन से। अपघटन से ये मृदा आपको मिलेगी। जैसे मानो कि यहाँ ये एक मृदा है, ठीक, अब इस मृदा में भारी वर्षा हुई, तो यहाँ भी भारी वर्षा हो गई, वर्षा, तो इस जगह की मृदा रेड बन गई। लेकिन यही क्षेत्र में ये गड्ढा है और यहाँ पानी भरा हुआ, यहाँ क्या है, पानी रुका है, पानी रुका हुआ है, तो इस कारण से यह मृदा पीली मृदा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो ऐसे करके ये मृदा कन्वर्ट होती हैं अलग अलग रूपों में। ठीक, तो ये दो प्रकार की मृदाएं आपको मिलेगी। ये तो दोनों में फेरिक ऑक्साइड है, आयरन की प्रधानता है, इस कारण से, इस अपघटन के कारण, जल के अपघटन से इन मृदाओं में ये रूप बनते हैं। ठीक, तो ये बात आपको याद रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि किस कारण से है ये। ठीक, तो मृदा का ऊपरी भाग कैसा है, लाल है। ठीक, तो मृदा का ऊपरी भाग लाल होगा, लाल, और निचला भाग पीला होगा। इस चीज़ को आपको याद रखना। ठीक, इस तरह के कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं आपसे, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब यह मृदा उपजाऊ होती है, लेकिन सामान्यतः उपजाऊ कम होती है। तो एक प्रकार से हम लिख दें कि लिख लें आप कि सामान्यतः उपजाऊ है। ठीक, एक बात, उपजाऊ मृदा, इसमें सिंचाई की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो फसल उत्पादन के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक, सिंचाई की आवश्यकता होती है, वरना फसलें नहीं हो पाती हैं, या कि फिर अच्छी वर्षा हेतु। ठीक, तो ये चीज़ें आपको होनी चाहिए, या अच्छी वर्षा, इस तरह करके ये मृदाओं में कृषि की जाती है। अब कृषि का रूप लिखें हम कि कृषि कौन कौन सी फसलें की जाती हैं, तो जैसे गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन जैसी अन्य फसलें की जाती हैं इसमें। ठीक है, अब याद रखना एक चीज़ और कि इस तरह तो हमने कहा कि अब आयरन की जो प्रधानता है, तो यह मृदा किससे संबंधित है, आर्कियन युग सेल समूह से हो। तो अगर ये मृदा में सबसे ज़्यादा कौन सी आर्कियन युग मृदा भी है, यहाँ आर्कियन युग से संबंधित है ये, है ना।
तो ये बातें आपको याद रखनी है। क्षेत्र हमने देख लिए। अब ये कटिबंधीय मानसून वाले क्षेत्र में है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हमने बताया कि किन किन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। अब इसमें एक चीज़ है कि अब आयरन के साथ साथ इसमें एल्यूमिनियम की प्रधानता होती है, तो हमने तत्व नहीं लिखे हैं, आप तत्व लिख लें कि इस मृदा में आखिरकार किस किस तत्वों की प्रधानता होती है लाल मृदा में। क्योंकि हमने जैसे बताया कि ये मृदा भैया लाल तो हो गई, पर किसके कारण से, हमने ये बताया कि आयरन ऑक्साइड के कारण ये मृदा लाल हुई। तो ये चीज़ें आपको पता हो। तो इसमें क्षारीय तत्व तो हैं। तो प्रधानता की बात करें अगर हम, तो इसमें क्षारीय तत्व हैं। क्षारीय तत्व जो कि हमने पहले भी बताया, क्षारीय तत्व पिछली क्लास में भी हमने लिखा है, इस कारण से ये बनती हैं। ठीक, और आयरन भी इसमें पाया जाएगा, एल्यूमिनियम भी इसमें पाया जाएगा। ये चीज़ें इसमें कॉमन सी चीज़ें हैं जो पाई जाती हैं, इनकी अधिकता होती है, ऐसी करके ये मृदाएं बनती हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब एक पॉइंट नोट करके आप लिख लें नोट में कि यह मृदा नीस और ग्रेनाइट, इन चट्टानों के ग्रेनाइट के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से बनती हैं। ये चीज़ को याद रखना है। तो यहाँ हमने लिखा है नीस और ग्रेनाइट, और उधर हमने बताया है बेसाल्ट रॉक। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। वहाँ टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट है, यहाँ हमने आपको बताया फेरिक ऑक्साइड है। तो ये चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ इसकी बात हो गई, ये आपको याद होनी चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिनको आपको ध्यान में रखते हुए चलना। ठीक, अब हमने कहा कि यही जब जो है तो जल योजित हो जाता है तो ये पीला रंग ले लेता है, इसीलिए ऊपरी मृदा लाल मृदा है, निचली मृदा पीली मृदा है। तो इस तरह करके आपको इन चीज़ों को याद रखना है। अब नेक्स्ट मृदा हमारी है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ आप ये बताएं कि आपको क्लासेस कैसी लगती हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।